What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोट देखिए कितनी शानदार है. Difficult roads often leads to beautiful destinations. मतलब होता क्या है, देखिए अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं किसी भी रास्ते पे और उस रास्ते में जगह जगह गड्ढे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पे कौन सा गड्ढा है. तो आप लोगों को आगे फ्यूचर में अगर उस रास्ते को रिपीट करना होगा तो आप लोग उस गड्ढे से बच के निकलेंगे. तो इसी तरीके की चीज होती है यार. लाइफ में जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको अवेयर कराने के लिए आती है, आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं, आपको एक इम्प्रूव वर्ज़न निकालने के लिए आती है, ताकि जब भी लाइफ़ में कोई आगे चल के कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, तो इन छोटी-छोटी प्रॉब्लमों की हेल्प से आप उस बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके निकल जाएँ आगे। देखिए, इस तरीके से ही हमारी लाइफ़ चलती है, अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो। कैसे? जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एक मकान जब बनाया जाता है, तो उसमें छोटी-छोटी ईंट लगी होती हैं, तो छोटी-छोटी जो ईंट लगा के वो मकान पूरा बनाया जाता है, तो उन ईंटों से ही वो मकान कंप्लीट होता है। इसलिए छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफ़ में इसलिए आती है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इन छोटी-छोटी प्रॉब्लमों की वज़ह से उस बड़ी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आप आराम से निकाल के ले जाएँ। तो कभी भी अगर कितनी भी छोटी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ़ में, तो उसको 1 मिनट देखें, उसके बारे में सोचें। देखिए, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है वर्ल्ड में। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ी देर अपने माइंड को शांत रखें, उसके बारे में सोचिए कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, और मिल-जुल कर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो और भी आसानी से निकल जाएगा। ओके? तो देखिए, मिल-जुल कर एक दूसरे की हेल्प करते हुए सॉल्यूशन निकालें तो मज़ा ही कुछ और होगा। तो आज 26 अप्रैल है, देख लेते हैं हमको कौन-कौन से आर्टिकल वगैरह डिस्कस करने हैं आज। देखिए, ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है, इसमें छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए सुकमा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे 25 सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं, मतलब शहीद हो गए हैं। किसकी वजह से हो गए हैं, वो कई सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है आर्टिकल में। सबसे पहले आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, ये हो गया यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक है ना? छत्तीसगढ़ को कितने स्टेट टच करते हैं? उत्तर प्रदेश टच करता है, मध्य प्रदेश टच करता है, इधर से ये महाराष्ट्र भी टच करता है, और यहाँ पे तेलंगाना जो कि नया बना है, इसको याद रखना, तेलंगाना भी टच करता है, पर लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी सी जगह रह जाती है। ये इसको टच नहीं करता है आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिस तरीके से न्यूज में है ये, ठीक है ना? उड़ीसा भी टच करता है और इधर झारखंड टच करता है। तो ये कितने स्टेट हो गए? तो इनको याद रखिएगा इस तरीके से, ये स्टेट टच करते हैं और आंध्र प्रदेश टच नहीं करता है। इसी तरीके से कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है, ठीक है ना? चलिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है। आप लोग ये बताइएगा उसमें आंसर में कि तेलंगाना कितनों को टच करता है? ध्यान से देखिएगा, उसको एक बार सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि तेलंगाना कितने स्टेटों को टच करता है बाउंड्री को, कि नया स्टेट वैसे बना है, ठीक है? तो आराम से उसको देखिएगा एक बार। तो इस आर्टिकल में मेनली बताया क्या जा रहा है, देखिए इतने सारे सीआरपीएफ के जवान अभी हाँ मारे जा चुके हैं, इतने सारे, मतलब अगर देखें हमारे जो पर्सनल है, ये देखिए 2017 में अब तक 72 मारे जा चुके हैं, और अब तक क्या हुआ है? अब तक तो ओनली अप्रैल ही चल रहा है। ये बातें हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखिए आर्टिकल में क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में, मतलब अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। इतनी बार हमारे ऊपर अटैक हो चुके हैं, इतनी बार हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, पर लेकिन अब तक एक प्रॉपर जो स्ट्रेटजी होती है उसको फॉलो करना नहीं जानते हैं। एक प्रॉपर जो प्लान बनाया जाता है उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। कई सारे डिस्कशन भी थे, उसमें क्या था, अभी कई सारे न्यूज़पेपर में और पढ़ रहा था मैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि देखिए, जो ये यहाँ पे प्लान बनाते हैं, उन प्लानों में यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने सबको प्रोवाइड करा रखा है कि आप लोग ड्रोन यूज़ करो, ड्रोन से अपनी सिक्योरिटी की देखभाल करो, लेकिन इनको इतनी बार होते हुए भी उनको सजावट के लिए रख रखा है, उनका एक बार भी यूज़ नहीं किया गया है। यार, इतनी बार आप लोगों के ऊपर अटैक हो चुके हैं, आप लोगों को इतना ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अलर्टनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और ये बताया गया कि जिन बंदूकों से, जिन हथियारों से इनके ऊपर अटैक किया गया है, वो हथियार आर्मी और वो हथियार मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस से ही जब पहले अटैक हुए थे, उनमें जो हथियार मिले थे, उन्हीं से इनके ऊपर फिर से अटैक किया जा रहा है। मतलब इन्हीं की बंदूकों से इन्हीं को ही मारा जा रहा है, इसके बाद भी ये कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे बातें कर रहे हैं। देखिए, कई सारी प्रॉब्लम और भी रहती है। प्रॉब्लम क्या रहती है? ये अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद में गाँव में घुस जाते हैं। अगर गाँव में अगर अटैक करने के बाद में घुस जाते हैं, और अगर मतलब इनको खोज के निकालने की कोशिश की जाती है, जो वहाँ पे गाँव में महिलाएँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे, वो सामने आके खड़ी हो जाती हैं कि हमको गोली मारो पहले। तो यार, सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है, आप लोगों ने वियतनाम वार के बारे में सुना होगा। वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जिसने यूएसए को धूल चटा दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिटी थी, वो वी मतलब जो वहाँ पे कम्युनिटी थी, जो वहाँ के सिटीज़न थे, वो हमेशा यूएसए के साथ में लड़ते रहे। किस बेस पे लड़ते रहे? वो इस बेस पे लड़ते रहे क्योंकि वो गोरिल्ला वारफेयर यूज़ करते थे। मतलब मारते थे और छुप जाते थे, और छुप भी किसमें जाते थे? उन्हीं आदमी में छुप जाते थे जहाँ के वो थे। मतलब नेटिव आदमी ही मिलके ये सब कुछ कर रहे थे। तो अगर नेटिव आदमी मिलके ऐसा कुछ करने लगे, तो उनको हरा पाना और उनको टैकल करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है यहाँ पे
कि किस तरीके से इनको सेपरेट किया जाए। तो सेपरेट करने का तरीका क्या ढूंढती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट हमेशा ये ढूंढती है कि यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, अच्छी रोड प्रोवाइड कराई जाए, अच्छे यहाँ पे स्कूल प्रोवाइड कराए जाए, अच्छे यहाँ पे हॉस्पिटल प्रोवाइड कराए जाए अच्छे। तो इस तरीके की फैसिलिटी ढूंढने की कोशिश करती है जिससे कि लोगों को पता लगे कि गवर्नमेंट आपका फायदा करना चाहती है, लेकिन माओइस्ट जो माओइस्ट ग्रुप है वो क्या करता रहता है, ओनली इनकी आड़ में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। तो इस तरीके के डिस्कशन कर रहे हैं कि ये आगे बोल रहे हैं चल के कि अगर उनको सेपरेट कर दिया जाए, और सेपरेट ओनली डेवलपमेंट के बेस पे किया जा सकता है, और ये डेवलपमेंट ही न हो इसीलिए ये बार बार इस तरीके की हरकतें करते हैं, बार बार जवानों पर अटैक करते हैं हमारे। तो ये देखिए जिस दिन यहाँ पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, आदमी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो चीजों को समझना स्टार्ट कर देंगे, और जिस दिन इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया उस दिन जो माओइस्ट है वो कट जाएंगे। जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी जो यहाँ पे इस एरिया में, एक नॉर्मल मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल एरिया है यहाँ पे जिनकी आड़ में छुप के काम करते हैं, तो उनसे बिल्कुल कट जाएंगे। और एक बार यहाँ पे अगर रोड वगैरह बननी स्टार्ट हो गई, तो जो सप्लाई प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी वे में, चाहे वो किताब प्रोवाइड कराई जानी हो, चाहे वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड कराना हो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को, तो अगर एक बार रोड बन गई तो यहाँ पे डेवलपमेंट का वक्त चल रहा था इसमें सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए इतनी ज्यादा ये बार बार हट हट कर चीजें कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एक बार डेवलपमेंट हो गया तो यहाँ पे फैसिलिटीज पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही फैसिलिटीज पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी तो जनता अवेयर हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा जैसे 1935 में 1935 में जो एक्ट बना था उसके हिसाब से फिर यहाँ पे इलेक्शन हुए थे हमारी कंट्री में कॉलोनियल रूल के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि जो 37 में इलेक्शन हुए थे, 37 में, तो यहाँ से क्या हुआ था, एक लोगों ने एक मतलब आप लोग बोल सकते हैं एक चीज देख ली थी उन्होंने कि इंडिपेंडेंस नाम की भी कोई चीज होती है। जो पुलिस उनको पीट रही थी, मार रही थी, वही पुलिस आज की डेट में उनकी प्रोटेक्शन कर रही है। 2 साल के लिए जो गवर्नमेंट रही थी 1939 में उस टाइम पे हटी थी तो ये बोला जाता है कि 2 साल में जो जनता ने एक इंडिपेंडेंसी का मजा चख लिया था उस टाइम पे, उसको वो भूल नहीं पाए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो 200 सालों से हम झेल रहे थे, और और 2 साल में हमने वो चीजें चखी। तो एक ऐसा इंटरेस्ट आ गया, आप लोगों के लिए भी वही होता है जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो जाता है। देखिए ये थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं ना, वो इसीलिए बन जाता है क्योंकि देखिए आज तक तो एक दूसरे के टच में नहीं आया कोई, तो एक दूसरे को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, एक दूसरे की बातों का इतना ज्यादा ध्यान रखना, एक दूसरे की इतनी ज्यादा केयर करना, तो उनको कट कर देता है, दोस्तों से कट कर देता है, फैमिली से कट कर देता है, सोसाइटी से कट कर देता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे में इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं। इसलिए क्योंकि आज तक जो चीज उनको किसी ने नहीं दी वो एक दूसरे से मिलनी स्टार्ट हो जाती है सारी, और उसमें एक फिजिकल प्लेजर भी बहुत ज्यादा निकल के आता है, तो वो एक फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट और जो मजा आप लोग देख लेते हैं वो फिर लाइफ में आगे आप लोगों को मतलब जब तक इसके इन्वायरमेंट में आप लोग रहेंगे तब तक आप लोगों को इससे अच्छी कोई चीज नहीं लगेगी। ठीक है, तो वही कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। ये यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस में 2 साल जो इन्होंने मजा चखा वो उस टाइम पे इंडिपेंडेंसी का, वो उनको हमेशा के लिए याद रहा है, जिस तरीके से ये याद रहता है उम्र भर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, अगर इनको एक बार इन्होंने डेवलपमेंट की चीज देख ली, इन्होंने एक बार डेवलपमेंट देख लिया कि डेवलपमेंट क्या है, अगर इस तरीके का इंटरेस्ट इन्होंने एक बार चख लिया, तो ये माओइस्ट वाली जो एक्टिविटी है उनसे अलग हट जाएंगे, और अगर ये अलग हट गए तो उसी दिन जो माओइस्ट का जो मूवमेंट चला हुआ है वो साइड में हो जाएगा। तो देखिए ये सारी चीजें आर्टिकल में नहीं थी, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताई है जस्ट ओनली, ठीक है ना, एग्जाम्पल भी इसीलिए लिया था तो क्या आप लोग ज्यादा से ज्यादा उससे कनेक्ट कर सके। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज है, इसके अलावा देखिए ये चीज है यहाँ पे कि सबसे बड़ी जो यहाँ पे बात बोली गई है वो ये बोली गई कि इतनी बार अटैक हो चुके हैं पास्ट में, इतने आदमी मारे जा चुके हैं और अलग अलग एंगल से अटैक हो चुके हैं, तो एक भी अटैकों से इन्होंने ढंग से सीख नहीं ली है, और जो इक्विपमेंट दे रखे हैं उनका भी ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। और ये बात बोली जा रही है जो अटैक किया गया है, खाना खा रहे थे उस टाइम पे, तो खाना खाते टाइम यार एक अलर्टनेस होनी चाहिए, एक प्रॉपर में पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। तो मस्ती में बैठ के अगर काम कर रहे हैं तो फिर ये हरकतें इस तरीके की आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि देखिए यही बोला गया ना कि एक तो होता है मारने वाला, और एक तो होता है मतलब जागू, और दूसरा होता है लागू। ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो जागने वाला तो बस जागा हुआ है, पर जो लागू है उसको पता है कि क्या करना है। मतलब एक तो हो गया आपको रात को जग के बस पढ़ रहे हैं, एक हो गया रात को जग रहे हैं बस, एक हो गया रात को जग के पढ़ रहे हैं और प्रॉपर वे में उनको पता है कितना सिलेबस कवर करना है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक हो गया बस बैठ के पढ़ गया, बस उठ गया और रात को और बस पढ़े जा रहा है, बस ये पता नहीं है क्यों पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है। तो जागू और लागू में ये डिफरेंस होता है। तो ये लागू है, यहाँ पे इनको पता है कि क्या करना है इनको प्रॉपर वे में, और जबकि यहाँ पे ये क्या है, बस प्रोटेक्शन करनी है। तो इसलिए क्रिटिसाइज किया गया कि यार आप लोग सीखिए, जो पास्ट में आप लोग झेल चुके हैं उससे बाहर निकलिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। ओके, ये नेक्स्ट वाला आर्टिकल है डोनाल्ड ट्रंप जी से रिलेटेड है। जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट के हम लोगों ने देखा था 100 दिन हुए थे उसके ऊपर आर्टिकल आए थे, इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के भी 100 दिन हो गए हैं, उस पर आर्टिकल आया है। ये बोल रहे हैं कि 29 अप्रैल को 100 दिन हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट के। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट के अगर 100 दिन हो जा रहे हैं वहां पे, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे वैसे, 100 दिन हो जा रहे हैं वहां पे, तो देखिए क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है,
आप लोग अगर देखें तो ये सारी चीजें वो कर गई है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए स्टार्टिंग में इन्होंने जो जो भी बातें बोली थी कि मैं क्या करूँगा, आते ही अपनी कंट्री पे फ़ोकस करूँगा ओनली, ठीक है ना? अपनी कंट्री पे फ़ोकस करूँगा, ओनली अपनी कंट्री को देखूँगा किस तरीके से अपनी कंट्री को बढ़ाना है, ग्लोबलाइज़ेशन पे कोई फ़ोकस नहीं रहेगा। हमारा ट्रेड जिस कंट्री के साथ में सबको एनालाइज़ किया जाएगा, जो पेरिस क्लाइमेट संधि है उसको देखा जाएगा। अफ़गानिस्तान में जो कोई प्रॉब्लम चल रही है मुझे उससे मतलब नहीं है, सीरिया में जो कोई प्रॉब्लम चल रही है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ में चाइना को क्रिटिसाइज़ किया था कि चाइना अपनी करेंसी डिवैल्यूएट करके रखती है, तो उसपे इन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी। इवन इवन एक स्पीच में इन्होंने यहाँ तक भी बोला है कि जो हार्ले डेविडसन वाली इनकी बाइक है, जो इस तरीके की बाइक है, तो उन पे क्या करती है इंडिया बहुत ज़्यादा है, मतलब टैक्स लगा के रखती है, ढंग से उनको मतलब ट्रीट नहीं किया जाता है। डायरेक्टली नहीं बोला था, इनडायरेक्टली बोला था ये हालाँकि। इसके अलावा हमने देखा था कि रशिया के साथ में क्या रिलेशन इनके करने हैं, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पे बोला गया है कि मतलब देखिए जो-जो इन्होंने इस टाइम पे स्टैंड लिए थे, अब इनके वो सारे स्टैंड चेंज हो चुके हैं लगभग। जिस तरीके से सीरिया पे इन्होंने बमबारिंग करी, अफ़गानिस्तान में इन्होंने बमबारिंग करी, एक साइड में तो ये हो गया, दूसरी साइड में ये क्या कर रहे हैं, अब इनकी अब इन्होंने क्या किया है, इनके सिक्योरिटी एडवाइज़र है और कई सारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, उन्होंने क्या किया जो रशिया अपना स्टैंड लिए हुए है सीरिया में, उसको क्रिटिसाइज़ करना भी स्टार्ट कर दिया, जिसको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया करते थे। तो ये बात बोली गई है। ऊपर से एक साइड में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि देखिए अफ़गानिस्तान में अगर देखा जाए, पाकिस्तान में एक साइड में तो ये ग्रांट प्रोवाइड करा रहे हैं और दूसरी साइड में अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, उनको उनके जो आर्मी वाले हैं, वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान से हो रही है वो। तो इस तरीके के स्टैंड है, कुछ स्टैंडों पे इनकी क्लैरिटी नहीं है, किस तरीके से करके चलना है। क्लाइमेट वाला चेंज देखी थी हमने और आप बराक ओबामा जी जो-जो चीज़ें करके आ रहे थे, इन्होंने उन सबको चेंज करने की कोशिश कर दी है। मतलब इन्होंने बोला है अपने वहाँ पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है सबको कि जो भी आप लोगों को काम करना है, मुझे बस एनर्जी प्रोड्यूस चाहिए। आप लोग कोल यूज़ कर सकते हैं, आप लोग लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, कागज़ यूज़ कर सकते हैं, चाहे अपना सर डाल दीजिए उसमें, बस मुझे एनर्जी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें ये बोल रहे हैं। तो मतलब जो भी ओबामा जी ने क्या बोला था कि हमको क्या करना है, देखिए एक ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी बनानी है। ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी बनानी है, हम लोगों के जितने भी फ़ॉसिल फ्यूल होते हैं उनको साइड में रखना है और जितने भी ग्रीन वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि विंड एनर्जी हो गया या फिर सोलर एनर्जी हो गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं हम लोगों को उन पे फ़ोकस करके चलना है, ना कि इन पे फ़ोकस करके चलना है कि ये कोयल वगैरह हो गया, ये सारी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाने वाली है और जितना ज़्यादा एमिटर वर्ल्ड में आज की डेट में यूएसए है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एमिट करता है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। डोनाल्ड ट्रम्प जी का ये मानना है कि इसकी वजह से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट वगैरह नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, वही सारा ओवरव्यू दे रखा है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे। तो आप लोगों का रिवीजन काइंड हो रहा है यहाँ पे। इसमें एक पॉइंट और इंडिया के बारे में बोला है। इंडिया के बारे में बोला है कि इंडिया को मतलब कंसर्न करने वाले इश्यू इंडिया के लिए कई हैं। देखिए, पहले क्या बोले थे, चाइना की वन चाइना पॉलिसी थी, उसपे ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। लेकिन अब जब चाइना के प्रेसिडेंट के साथ में मिलके आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा चल रहा है, बस मज़ा आ गया यार उनसे मिलके। ऐसा लग रहा था जैसे गर्लफ्रेंड से मिलके आ रहे हो ये। तो इस तरीके की कमेंट बोल रहे थे, तो ये इंडिया के लिए मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि यार एक ठुलमुल रवैया रखने वाला और बिना पैंदी का लोटा, ये पता नहीं चल रहा है किस साइड में खिसक जा रहा है। तो उसके लिए फिर हमको सोचने वाली बात हो जाती है कि हमको सोचना चाहिएगा कि सामने वाला बंदा किस तरीके के स्टेप्स ले रहा है। तो मतलब उस तरीके के स्टेप्स पे हम लोगों को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि वो हम जिस तरीके से यूएसए के साथ में इतने सारे डिपेंडेंट हो गए थे, वो सारे एग्रीमेंट साइन कर दिए और वो हर जगह हमको सपोर्ट भी कर रहा था। ओबामा जी जो थे पाकिस्तान वाले इश्यू पे भी, जो हमारा कश्मीर वाला इश्यू है, वहाँ पे भी वो साइड में हो गए थे। उन्होंने बोला था कि हमको मतलब नहीं है, दिस इज़ योर बायलैटरल रिलेशन और यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। बट लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे आके आज की डेट में डोनाल्ड ट्रम्प के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बोला दिस इज़ नॉट द बायलैटरल रिलेशन, ये एक इंटरनेशनल इश्यू है और काइंड ऑफ हम दोनों को इसको मिलके सोल्व करने की बजाय मतलब इंटरफेरेंस करना चाहिए यूएसए को, उन दोनों में शांति बनाए रखने के लिए एशिया में। तो यहाँ तक उनके ऑफिशियल हैं, इस तरीके के स्टेप्स भी वो ले रहे हैं और इस तरीके की बातें भी वो बोल रहे हैं। तो ठुलमुल रवैया अपना रहे हैं, ऊपर से चाइना को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, अब चाइना के साथ में हो गए हैं। तो जिस तरीके से चाइना के साथ में इंडिया की कंडीशन चल रही है, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में भी क्या किया है उन्होंने, अभी हमारे कई सारे एरिया को नाम अपने आप से रख दिया, बोला है कि वो हमारे वाला एरिया है, 6 एरिया का नाम अभी उन्होंने चेंज किया है। तो ये जो दलाई लामा जी की विजिट थी, उसके बाद में इस तरीके का स्टेप निकल गया है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जिस तरीके का वो स्टेप ले रहे हैं और जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, उस तरीके से सोचते हुए लग रहा है कि इंडिया का कंसर्न है, इंडिया को ढंग से सोच के चलना चाहिए। H1 वीज़ा वाली की बात हो गई, H1B वीज़ा वाली, जो कि हमारी प्रोफेशनल होते हैं, उनको प्रोवाइड कराया जाता है और ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे आर्टिकल में नहीं है और आज तक हम लोगों ने डिस्कस की है, ठीक है? तो वो भी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, मतलब कोई आदमी वहाँ पे जाके रेज़िडेंट नहीं बन सकता है। पर लेकिन नॉर्मली जो हमारे आईटी प्रोफ़ेशनल हैं, वो क्या करते हैं, नॉर्मल वहाँ पे जाते हैं और फिर आराम-आराम से इस तरीके के प्रोसेस में पड़ जाते हैं कि ताकि वो वहाँ पे रेज़िडेंट भी बन जाए। तो ये भी कई तरीके के इश्यू होते हैं ऐसे, तो मतलब जिनको देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जी चाहते हैं कि वो खुद अपनी ही कंट्री पे फ़ोकस करें और बाहर की कंट्री पे स्टार्टिंग में वो चाहते थे, पर लेकिन अब स्टैंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आप लोग बोल सकते हैं कि ये 180 डिग्री लाइन है, पहले इस तरीके से थी, अब इस तरीके से शिफ्ट हो चुकी है। फिर से बहुत से ओबामा जी के फुटप्रिंट पे चलने लगे हैं, जो ओबामा जी की पॉलिसी कुछ वो वाली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं।
तो रशिया के साथ में रिलेशन को साइड में रख देना, उतना इतना तवज्जो न देना, और सीरिया वाला इशू ले लीजिए, और एशिया वाला भी इशू ले लीजिए, जिस तरीके से चाइना फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें फिर से घूम फिर के वहीं आ रही है, जो घूम फिर के जो फोकस आता है कि किसी भी तरीके से यूएस का जो वर्चस्व है, यूएसए की जो हेजेमनी है वो बना के रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हम पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चीजें आर्टिकल में भी दे रखी है। ओके, ये नीचे वाला आर्टिकल आईएमएफ में रिफॉर्म से रिलेटेड है। अच्छे से देखेंगे कि इंडिया का कितना कोटा है और वर्ल्ड की कंट्री का कितना कोटा है, और आईएमएफ जो है आज की डेट में वो घटता क्यों जा रहा है, इसके कंपेयर में नए इंस्टीट्यूशन कौन कौन से आ रहे हैं, आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, इस वाले आर्टिकल को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। कई सारी चीजें डिस्कस की गई है कि जेनेरिक ड्रग वाला इशू कई लोगों ने क्वेश्चन में पूछा था। देखिए, आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि आप लोग जैसे कि बहुत से बोलते हैं कि रिप्लाई नहीं करता हूँ उसमें कमेंट बॉक्स में, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और जैसे जैसे मैं फ्यूचर में कोई आर्टिकल डिस्कस करूंगा और आपके जितने भी, मैं उनको नोट डाउन करता हूँ अपनी बकायदा डायरी में कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जब भी उससे रिलेटेड आर्टिकल आएगा मैं आपका कोई भी इशू है उसको उस वाले आर्टिकल में जरूर डालूंगा। देखिए, रिप्लाई करना डेली, वो आप लोगों को आंसर तो देने हैं, वो तो बात नहीं है, पर मैं एक-एक कमेंट पढ़ता हूँ, ये भी पक्का है। और रिप्लाई करना है, देखिए 250 से 300 कमेंट डेली एक-एक वीडियो के नीचे आते हैं, उनके ऊपर रिप्लाई करना, फिर फेसबुक पे जो मैसेज है उनका रिप्लाई करना, सब जगह यार इतना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। पर लेकिन देखिए, ये गारंटी दे रहा हूँ कि एक-एक एसएमएस पढ़ता हूँ अपने आप खुद से। इसीलिए आपकी जो भी ग्रीवेंस है, जो भी इश्यूज है, उनको नोट डाउन करता हूँ, फिर आगे आने वाली वीडियो में डाल देता हूँ। कई बंदों ने जेनेरिक ड्रग के बारे में पूछा था, तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम है, क्या चीजें रहती हैं, तो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। जैसे जैसे आर्टिकल आता है मैं नोट डाउन कर लेता हूँ वो पॉइंट, ठीक है ना, आगे उस आर्टिकल में फिर डाल देता हूँ। ओके, ये एक इंटरव्यू है, पढ़ सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा है, किस तरीके से आप चीजों को कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों किस तरीके से आप टैकल करके चल रहे हैं, तो इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है थोड़ी बहुत यूज कहीं पे अगर चाहे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये वाला आर्टिकल ट्राइबल इशू से रिलेटेड है, मतलब बोला जा रहा है कि ट्राइबल को, जो उनका प्रॉपर एरिया जिसमें वो रहते हैं, उनसे अलग किया जा रहा है, तो उसके क्या इश्यूज हो सकते हैं, और वर्ल्ड की भी थोड़ी रिपोर्ट है इसके बारे में, उसके बारे में जिक्र किया गया है। ये भी एक पर्सनल टाइप का आर्टिकल है, तो इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे। और पीआईबी में आज ज्यादा न्यूज नहीं थी यार, ठीक है ना, उसको देखूंगा, अगर कोई एक आधी बाद में अपडेट होएगी तब तक मैं सेकंड वीडियो लेके आता हूँ, तो एक आधी न्यूज उसमें से निकाल लूंगा उस टाइम तक मैं। ठीक है, आगे आइए अब चलते हैं, इसके फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं बहुत अच्छे से, कई सारी चीज आप लोगों को नहीं जानने को मिलेगी। देखिए, आर्टिकल का नाम ही दे रखा है, ए कॉल फॉर रिफॉर्म, मतलब रिफॉर्म के लिए कॉल करो, अगर रिफॉर्म नहीं हुआ तो आगे आने वाली क्या क्या कंडीशन रहेगी। तो आईएमएफ के बारे में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका आप लोग बहुत बार जिक्र करते रहते होंगे कि क्या कंडीशन चल रही है, इतना कुछ होते हुए भी इनमें आज तक रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है, और जबकि जो वर्ल्ड है अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। एक टाइम था, अगर आप पहले देखें, एक टाइम हुआ करता था जब वर्ल्ड में क्या हुआ करता था, एक साइड में तो रशिया और यूएसए हुआ करता था, एक साइड में रशिया हुआ करता था जिसको उस टाइम पे यूएसएसआर बोला करते थे, और दूसरी साइड में हुआ करता था यूएसए। तो यूएसए अगर यूएसएसआर दोनों को अगर देखा जाए एक तरीके से मिला के, फिर जैसे जैसे टाइम आता जा रहा है, वर्ल्ड चेंज होता जा रहा है, तो उस तरीके से अगर चीजों को देखा जाए, तो जिस तरीके से वर्ल्ड चेंज हो चुका है, अगर देखा जाए आप इंडिया के हिसाब से भी लेके चलें, 1991 के बाद से आज, तब से लेके आज तक जो वर्ल्ड चेंज हो चुका है वो बहुत ही लेवल पे अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। ऐसा नहीं कह सकते कोई पर्टिकुलर कंट्री है यहाँ पे उसी पे फोकस करके चलना है। आज की डेट में तो नॉर्थ कोरिया भी एक पोल बन चुका है, वो भी अपनी दुनिया में रहते हैं। तो कैसे बोला जा सकता है कि एक सिंगल पोलर वर्ल्ड है आज की डेट में। तो लेकिन यहाँ पे जो रिफॉर्म है वो उस टाइम से जो वहाँ पे चीजें थी तब से लेके आज तक चेंज ही नहीं हुए उसमें। तो यहाँ पे अरुण जेटली, जो आप लोगों को बताओगा, अभी ये मीटिंग हो रही थी तो यूएसए में, तो वहाँ पे अरुण जेटली भी गए हुए थे और गवर्नर भी गए हुए थे अपने, जो आरबीआई के हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नरों की वहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी, तो उसमें इन्होंने कुछ बातें बोली है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि देखिए, रिफॉर्म की तो जरूरत है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। आज की डेट में रिफॉर्म नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन देखिए, वर्ल्ड इन ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, मतलब ब्रेटन वुड ट्विंस का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है कि ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में ये उनके सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, अगर देखा जाए तो। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन का ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इसका एम क्या था, मतलब ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन देखिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को मिला के आप लोग बोल सकते हैं था क्या। देखिए, जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ तो उसके बाद में फिर इंस्टीट्यूशन बनाए गए, क्यों, क्योंकि देखिए नॉर्मली लड़ाई किस लिए होती है, अगर आप लोग भी देखें आसपास में, तो लड़ाई किस लिए होती है, जमीन के लिए हो गई, ठीक है ना। ये फिर एक दूसरे के, मतलब आप लोग एक किसी का कुछ छीन लिया, मतलब एक अगर देखा जाए तो जो लड़ाई होती है मेनली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ठीक है ना। जिस तरीके से अगर किसी का ट्रेड घटना स्टार्ट हो गया तो वो उसके साथ में लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में। आदमी का अगर कोई कुछ छीन लेता है, मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक, अगर मान लीजिए आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं, ठीक है, और आपका कोई
1100 काइंड का मोबाइल छीन के ले गए तो आप पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी आदमी की जो महीने की जो सैलरी है वो 3000 रुपए है और उसका कोई 1100 मोबाइल छीन के ले गया, नोकिया 1100 जो आया करता था, तो उसपे कितना इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए इकोनॉमिक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि इम्पैक्ट डालती है। अगर आप एक नैनो गाड़ी आप लोगों ने खरीद ली है, नैनो गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दी, तो आपकी आपकी मान लीजिए, आपकी और हमारी मान लीजिए इतना ही हिसाब है नैनो गाड़ी खरीदने का, हम उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं। तो क्या होगा, अगर किसी ने टक्कर मारी तो हमको तो ये लगेगा यार किसी ने दिल के टुकड़े कर दिए, भले ही वो नैनो गाड़ी हो, ठीक है। पर लेकिन अगर कोई बीएमडब्ल्यू में जा रहा है और किसी ने आके वो किसी दिन उसमें होंडा सिटी में बैठ के जा रहा है, किसी ने आके उसकी होंडा सिटी पे कुछ मार दी, ठोक दी उसको, तो क्या बिगड़ेगा? बोलेगा रद्दी में डाल दो यार ले जाके, ऐसे ही आ गया था मैं इसमें आज बैठ के, वो तो मैं पार्क में घूमने जा रहा था तो इसीलिए अपनी आज होंडा सिटी लेके आ गया था। तो काइंड ऑफ चीजें निकल के आती हैं। तो ये देखिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के स्ट्रेस आते हैं। कंट्री देख लीजिए जितनी आप लोगों ने, हम लोगों ने साइप्रस के बारे में जिक्र किया था, और भी कई सारी कंट्री हैं जो कि मतलब दिवालिया होते होते बच रही हैं एक दूसरे की हेल्प से। तो वहां पे प्रॉब्लम जितनी होती है वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। अगर इकोनॉमी को प्रॉपर सपोर्ट मिलती रहे, उनके वहां पे जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, या एक प्रॉपर वे में बेसिक कम्युनिटीज की जो फैसिलिटीज है, जो बेसिक थिंग्स है, लोगों को खाना पीना और एजुकेशन हेल्थ वगैरह के इशू आराम से वो चीज़ें आराम से मिलती रहे, तो फिर आदमी क्या करता है, इन सब चीज़ों से साइड में रहता है, ठीक है? पर ले देखिए इसीलिए इसको डेवलप किया जाता है, इसीलिए इसको क्रिएट किया गया था ताकि आगे आने वाले टाइम में पोस्ट वार जो इकोनॉमी हो रही है, उसको ढंग से सँभाला जा सके और एक तरीके से इंटरनेशनल इकोनॉमी में कोऑपरेशन बना के चला जा सके। कहीं पे भी स्ट्रेस हो रहा है, ये देखिए इतने दिनों से वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई है, दूसरी वर्ल्ड वार अभी 3rd वर्ल्ड वार है, उसके बारे में अभी कोई आशंका नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी स्ट्रेस होता है, जहाँ भी दिखता है कोई कंडीशन खराब होने वाली है, तो इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करा देते हैं। तो हेल्प प्रोवाइड कराने से वहाँ पे चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है? तो ये इस तरीके के लिए इसको क्रिएट किया गया था, ये इसका एम था क्रिएट करने का। पर उस टाइम पे जो क्रिएट किया गया था तो कई सारी कंडीशंस थी। यहाँ पे देखिए, उस टाइम पे जब क्रिएट किया गया था, करंट में जो सिचुएशन है और जो प्रपोज्ड बोली गई है ये चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे आप लोग देखें आईएमएफ पे वोटिंग के बारे में, तो वोटिंग के बारे में देखा जाए, तो मेंबरों की जो वोटिंग है उनकी उसके ऊपर डिपेंड करती है जितना वो शेयर वहाँ पे देते हैं। तो यूएसए की देखिए कितनी ज़्यादा वोटिंग है। यूएसए की मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे एरिया में अगर यूएसए कुछ कराना चाहेगा तो इसकी इजाज़त के बगैर कुछ हो ही नहीं पाएगा, और होता भी यही है। यूएसए देखिए जहाँ पे चाहता है ग्रांट देना चाहिए, वहाँ पे ग्रांट देता है। जहाँ पे चाहता है इसका फ़ायदा हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे उसको टैकल करके चलता है। तो एक तरीके से यूएसए का वर्चस्व बना हुआ है, और दूसरे नंबर पे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया। चाइना भी देखिए काफ़ी नीचे जाके रखा हुआ है, और इंडिया देखिए यहाँ पे है। ठीक है? तो ये इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। अगर ओनली देखा जाए ढंग से ही तो ये कुछ कंट्री ही हैं जो मिला के काफ़ी कुछ मतलब रखे हुए हैं। एक साइड में देखिए 39 वोटिंग है 172 के पास में। 172 कंट्री के पास में 39% ओनली वोटिंग है, 40% आप लोग बोल दीजिए चलिए। और ओनली 14 कंट्री के पास में 60% के करीब वोटिंग राइट है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्बैलेंस है यहाँ पे, और जबकि आज की डेट में इकोनॉमी कंप्लीट वे में चेंज हो चुकी है। तो इसमें रिफॉर्म करने की बात चल रही है कि देखिए यूएसए के घटा के 6 पॉइंट इसको घटा के इतना किया जाए, और इतना मतलब जितने भी यहाँ पे घटाने की बात चल रही है, यूरोपियन यूनियन का कुछ घटाया जाए, इतना किया जाए। मतलब 16% 16.7% से इसको 16.5% कर दिया जाए यूएसए का। यूरोपियन यूनियन का 30.2% से 28.5% कर दिया जाए। तो इन पे से जो घटा रहे हैं उनको, उसको घटा के दूसरी डेवलपिंग कंट्री जो कि चाइना है आज की डेट में, वर्ल्ड इंडिया है आज की डेट में जो कि बढ़ती आ रही है आज की डेट में कंट्री, तो उन पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। यहाँ पे देखिए साउथ कोरिया का नाम कहीं नहीं है। साउथ कोरिया जबकि एक अच्छी खासी इकोनॉमी हो चुकी है आज की डेट में। तो कई सारी कंट्री ऐसी है, यहाँ पे आप लोगों को देख लीजिए कहीं पे ब्राज़ील का भी नाम नहीं दिख रहा होगा। तो ब्राज़ील भी हालाँकि एक ठीक-ठाक कंट्री है, अच्छी कंट्री है, तो उन चीज़ों पे फोकस करना है। तो ये इसीलिए रिफ़ॉर्म की इसमें बात चल रही है। देखिए अगर इसमें आप रिफ़ॉर्म नहीं करेंगे तो यूएसए जहाँ पे चाहता है वहाँ पे अपना, जहाँ पे चाहता है कि पैसा जाए वहाँ पे यूएसए के हिसाब से पैसा जाता है, या फिर जापान के हिसाब से पैसा जाएगा। अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं, आप लोगों को पता है हमेशा, अगर ये दोनों साथ में हैं तो फिर किसी की हिम्मत ही नहीं है कि 20% 1/5 वोटिंग तो राइट तो इनके पास ही हो गया। 20% अगर दोनों का मिला लिया जाए, उससे भी ज़्यादा ही होगा लगभग, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे जा रहा है ये, तो 6 8 लगभग 6% के करीब है। तो इतनी ज़्यादा वोटिंग पावर इन्हीं के पास में हो गया, जबकि दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो किसी की हिम्मत ही नहीं है यहाँ से इनके इजाज़त के बगैर कुछ कर दे। तो रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत, इसीलिए हमारे जो जेटली जी हैं, उन्होंने बोला है कि इसमें रिफ़ॉर्म करो, अगर इसको प्रॉपर वे में आगे फ्यूचर में चलाना चाहते हो। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि डेवलप कंट्री की डिमांड बढ़ती जा रही है, और उनका वर्किंग एरिया भी, और उनकी जो एक टाइम हुआ करता था कि खाना नहीं है, इंडिया के पास में खाना नहीं था जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया। तो उस टाइम पे हमको खाने के लिए ज़रूरत थी कि हमको खाने के लिए पैसा दिया जाए। पर लेकिन आज की डेट में क्या है? आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाँध रहे हैं। हम यहाँ पे रोड बनाना चाहते हैं, सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, हम यहाँ पे बाँध बनाना चाह रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। तो आज की नीड कंप्लीटली चेंज हो चुकी है अगर आप पास्ट की नीड देखें। तो पास्ट की नीड से हिसाब से आज की डेट में काम चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो कंटीजेंसी फंड बोला जाता है, जो एक फंड होता है जो कि इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में प्रोविज़न रखा गया है। ठीक है?
तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, चलिए इसके बारे में कंटीजेंसी और जो फंड होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताइएगा, कौन से फंड होते हैं और किस कॉन्स्टिट्यूशन में किसके तहत इसको हैंडल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन बताना है। चलिए यहाँ पे तो देखिए कंटीजेंसी फंड होता है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो जो आज की डेट में जो नीड है वो चेंज हो चुकी है इंडिविजुअल कंट्री को, और इस तरीके से हमको भी यहाँ पे चेंज है, मतलब आईएमएफ में भी चेंज करने की जरूरत है। अगर एक प्रॉपर वे में हैंडल करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू या और भी कोई इशू आ गए, सोसाइटल इशू आ गए, तो चेंज कंप्लीटली, जब डिमांड देखिए, डिमांड और सप्लाई के बेस पे इकोनॉमी डिपेंड रहती है। अगर डिमांड जिस तरीके की रहेगी, अगर सप्लाई उस तरीके की नहीं करेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। डिमांड तो मान लीजिए किसी को है आज की डेट में एजुकेशन की, और प्रोवाइड आप उसको पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप उसको कैपिटल गुड्स ला के दे रहे हैं, ये कर लो वो करो, पहले उसको पढ़ाओ तो सही यार, उसके बाद में उसको ये प्रोवाइड कराना ये चीजें। मान लीजिए उसको पढ़ना तो आता नहीं है, आपने ला के रख दिया उसके सामने कंप्यूटर, एबीसीडी बंदे को आती नहीं है, तो कंप्यूटर कैसे चला लेगा। तो पहले उसको थोड़ी बेसिक चीजें तो दो ला के, जिसके हिसाब से वो उसको यूज कर सके। तो वही बात अब अरुण जेटली जी बोल रहे हैं कि चेंज कर दो यार इसको, जो कोटा सिस्टम है आप लोगों का, जो पुराना ठर्रा आप लोगों ने चला रखा है, उसको चेंज करो और एक प्रॉपर वे में हैंडल करके लेके आओ, जिससे कि एक जिससे कि एक सिंक्रोनाइजेशन बनाया जा सके डेवलपिंग कंट्री के बीच में और डेवलप्ड कंट्री के बीच में, और जो वहां पे रिफॉर्म हो रहे हैं उनके बीच में। तो देखिए इतना ज्यादा फोकस क्यों दिया जा रहा है इन सब चीजों पे, इतना ज्यादा फोकस इसलिए जा रहा है, देखिए 15th जनरल रिव्यू कोटा का मतलब होने वाला है, 15th राउंड आप लोग बोल सकते हैं इसको, जब से हो चुके हैं कई बार राउंड। देखिए बार बार बोला जाता है इसमें चेंज करो, लेकिन करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि कौन चाहेगा अपने प्रिविलेज छोड़ना, कौन चाहेगा अपनी ताकत छोड़ना। तो यूएसए वगैरह वाली कंट्री जल्दी से तैयार ही नहीं होते हैं। तो ये राउंड जो है वो कंप्लीट होने वाला है अक्टूबर में, बट डेडलाइन जो इसकी बोली जा रही है वो एक्सटेंडेड की जा सकती है 2019 तक, कि किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए। तो इसीलिए जो जेटली जी हैं वो इतना ज्यादा फोकस देके चल रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए कि एक ये तो बात होगी, और दूसरी बात आगे क्या बोल रहे हैं कि देखिए जो GRQ है, GRQ जो जो जनरल रिव्यू ऑफ कोटा है, उसको जो रिफॉर्म करने की बात 2010 में की गई थी ओरिजिनली, ठीक है ना। फिर उसको डिले करके 2016 में पहुंचा दिया गया। अब 2016 में भी चीजें नहीं हो रही हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसी चीजें होनी थी, वो तो सबको पता है कि कोई भी अपनी पावर नहीं छोड़ेगा। P5 का एग्जाम्पल ले लीजिए यार, यूएन में रिफॉर्म करने की बात चल रही है, हम लोग सब जगह जाके बोलते हैं कि भैया हम लोगों को सपोर्ट करो यूएन में रिफॉर्म कराने के लिए, हमारी सीट वहां पे पहुंचाओ। तो ये चीजें किस लिए होती है, सबको पता है कि P5 वालों को पता है कि अगर आपकी पावर वहां पे हट गई तो आपकी जो इंपोर्टेंस है आज की डेट में वो खत्म हो जाएगी। आपको फिर कोई पूछेगा नहीं, फिर एक प्रॉपर वे में, एक डेमोक्रेटिक वे में चीजें चलेंगी, जिसको जो करना होगा, सब जो कंट्री का सबका सोचना होगा उसी तरीके से काम हो जाएगा। तो अपनी पावर कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे रिफॉर्म भी नहीं हो रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, देखिए जब बोला गया था, यहाँ पे क्या बोला गया था जी, इसमें पहले ही इसमें रिफॉर्म करने की बात चल रही थी, तो उस टाइम पे उससे पहले क्या था 2010 के फिर की बात करें अगर, देखिए इनका जो था 329 बिलियन, इसका जो एक तरीके से इसके अंदर मतलब जितना पैसा होता है वो हुआ करता था, इसको डबल करने की बात की गई, इसको डबल कर देते हैं। तो डबल करके इसको कितने की बात की गई, ये 659 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की बात की गई इसको। तो ये तो इन्होंने डबल कर दिया, पर लेकिन जो कोटा है, एडिशनल कोटा ओनली 6% दिया गया डेवलपिंग कंट्री को। देखिए जो फंड है वो डबल कर दिया गया लगभग, ठीक है ना। पर लेकिन जो कोटा है डेवलपिंग कंट्री तक जो ट्रांसफर किया गया, ओनली 6% ट्रांसफर किया गया। तो किस तरीके से इस तरीके की चीजें हैंडल की जाएंगी, अगर आप लोग उनको पावर नहीं दे रहे हैं, आप लोग उनको वोटिंग राइट नहीं दे रहे हैं, तो ये फिर चीजें थोड़ी ना चल पाएगा। इस तरीके का इंस्टीट्यूशन कभी चल ही नहीं सकता जहाँ पे एक डेमोक्रेसी ना हो प्रॉपर वे में। तो अगर आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, इसीलिए देखिए चाइना ने भी बैंक निकाल दिया, ब्रिक वाला बैंक निकल के आ गया, एआई भी निकल के आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला बैंक है वो निकल के आ गया। तो ग्लोबल में जिस तरीके का कंपटीशन चल रहा है इंस्टीट्यूशन में, अगर आप लोग इसमें रिफॉर्म नहीं करेंगे तो इसका मतलब एक तरीके से ये, इससे एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो इसको इसमें आप में रिफॉर्म करने की जरूरत है, और जो नीड होती है डेवलपिंग कंट्री की, उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। आज की डेट में शॉर्ट टर्म के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। पहले शॉर्ट टर्म कहीं पे क्राइसिस हो गया, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते थे। आज की डेट में आप सब लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहे हैं, किस तरीके से पॉपुलेशन अगर सिटीज से जो रूरल एरिया है उससे सिटीज में ट्रांसफर हो रही है, तो सिटीज की इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बनानी चाहिए कि वो इस पॉपुलेशन को झेल सके। तो आजकल स्मार्ट सिटीज पे फोकस दिया जा रहा है, तो इस तरीके के लॉन्ग टर्म प्लान है उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस दिया जा रहा है, सोलर पावर बनाने पे फोकस दिया जा रहा है जो मैंने बताया था। तो शॉर्ट टर्म पे नहीं दिया जा रहा है, तो सबका चेंज हो चुका है। और चाइना भी देखिए आज की डेट में इन्फ्लुएंस कर रहा है, ग्लोबल पावर बन रहा है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव सबके अवेलेबल हो रहे हैं आज की डेट में। अगर आप इसमें चेंज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसका एग्जिस्टेंस खो बैठेंगे, ठीक है। तो आगे भी देखिए इसी तरीके की कुछ चीजें बोली गई हैं। फिर अभी क्या बोला गया, जो अरुण जेटली जी हैं उन्होंने लास्ट मंथ में, अभी मतलब इसी मंथ में बोला था कि 2 बिलियन मांगा था, किससे, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि एक ब्रिक का बैंक है। तो पहले सारे कंप्लीटली डिपेंडेंट आईएमएफ पे रहता था, ठीक है। आज की डेट में देखिए यहाँ पे इनको ऑप्शन हो गया है, इसके साथ में जो
AIIB, ये एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये हो गया जो कि चाइना ने प्रपोज किया था। ये दोनों बैंकों का आप लोगों को काफी टाइम कंफ्यूजन रहता है, दोनों बैंक कब बने थे, कब बने थे वो नहीं दे रखा है, 2014 में बना था ये। चलिए एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया आपका ये 2015 में बना था। चलिए ये बताइए कि हेडक्वार्टर कहाँ है इनके दोनों के। देखिए कई बार इनको पूछ लिया जाता है, दोनों का ऑप्शन दे दिए, दोनों के हेडक्वार्टर भी दे दिए, तो बोला जाएगा कि कौन से का हेडक्वार्टर, एक का पूछ लिया जाएगा इसमें से, तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों के माइंड में, ठीक है ना। ओके, और जो खासकर जो ब्रिक बैंक है उसका हेड कौन है ये भी लिखिएगा, वो इंडियन आदमी है एक, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। तो देखिए जिस तरीके से ये चीजें हो चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात है आईएमएफ में अगर ये देखें, इनमें एक डेमोक्रेटिक वे है, वोटिंग का भी एक प्रॉपर वे में हैंडल किया गया है यहाँ पे, पर लेकिन आईएमएफ में अगर इस तरीके से चीजें चलती रही तो इंटरनेशनल जो भी आदमी है जिसको जरूरत पड़ेगी तो इनके पास में जाना स्टार्ट कर देगा, और वैसे ही बहुत तो आज की डेट में जा भी चुके हैं यहाँ पे। तो आईएमएफ को इस तरीके के इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, तो आईएमएफ के लिए थ्रेट है ये, आईएमएफ को सोचना चाहिए इसके बारे में कि उनके एग्जिस्टेंस पे थ्रेट आती जा रही है, और अगर ऐसे चलता रहा तो सरो इरिलेवेंस हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में। और देखिए इंडिया भी कब तक पुश करेगा रिफॉर्म, अगर ये नहीं रिफॉर्म करेंगे तो उससे हटा के हमारे फोकस कहाँ पे हो जाएगा, जो हमारे मोहल्ले में बैंक है जिसमें हम एक तरीके से हेड भी बन सकते हैं, इस तरीके उन चीजों को फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी चीजें बोलने की बात कर रही है, तो इनको जल्दी से जल्दी बोल्ड रिफॉर्म लेने चाहिए, स्टैंड लेने चाहिए, जिससे कि एक रिलीवेंसी बनी रहे इन दोनों की, ठीक है ना। अच्छा ये करेंसी बताइए एसडीआर होती है वो कहाँ पे यूज की जाती है, आईएमएफ में यूज की जाती है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक में यूज की जाती है, या फिर ब्रिक बैंक में यूज की जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा आप लोग। टोकन करेंसी इसको बोलते हैं। ओके, ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, और दूसरा आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जिसके ऊपर कंप्लीट आर्टिकल घूमता है, वो है डेटा एक्सक्लूसिविटी, ठीक है ना। तो पहले ये चीजें समझ लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली, उसके बाद में आगे चलेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। देखिए ये होता क्या है, ये यहाँ पे आप लोगों को मैंने डेफिनेशन भी इसमें डाल दी है। ये क्या होता है कि देखिए प्रोटेक्शन होता है क्लिनिकल ट्रायल डेटा। तो क्लिनिकल ट्रायल डेटा क्या होता है, इसके लिए आप लोग एक बार यहीं पे आ जाइए फिर से। क्लिनिकल ट्रायल डेटा किस तरीके से होता है, देखिए होता क्या है नॉर्मली, ये इस तरीके से होता है। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों को आज की डेट में आप लोगों को कोई मेडिसिन बनानी है, ठीक है ना, कोई नई मेडिसिन बनानी है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले उसके कंपोनेंट डिसाइड करेंगे, पहले बीमारी देखें किस बीमारी में इसका यूज होना है, फिर उसको बहुत सारे पशुओं पे यूज किया जाएगा, तो उसको एक लंबा टाइम लगता है चीजों को प्रॉपर वे में हैंडल करने में। तो इस तरीके से जब ये पूरी दवाई बनाई जाती है तो एक पूरी रिसर्च एंड लेबोरेटरी वाला जो R&D वाला डिपार्टमेंट होता है उसकी जरूरत पड़ती है, और कई सारी चीजें आप लोगों को ये पहले जानवरों के ऊपर यूज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारा पैसा, एक ह्यूज मनी लगती है, और ह्यूज टाइम लगता है, ठीक है। तो ह्यूज मनी और ह्यूज टाइम लगता है, उसके बाद में आप एक मेडिसिन बना के निकाल के लेके आते हैं। तो इस मेडिसिन का प्राइस आप लोगों ने रख दिया 10,000, ठीक है ना, 10,000 रुपए इस मेडिसिन का प्राइस रख दिया। पर लेकिन आदमी जो है इतने गरीब है वो इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसको ले नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया जाता है, जो जितना भी खर्चा ये यहाँ पे इस पे किया जाता है, ये एक्सक्लूसिव डेटा रहता है, इसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे कि इस डेटा को यूज करके कोई दवाई न बना सके, दवाई न बना सके, तो जो इन्होंने पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया, एक नई दवाई बनाई है, तो इसका ये अपना पैसा अपना निकाल सके, जितना खर्चा किया है उसका खर्चा निकाल सके, एक तरीके से ये इनका राइट हो गया। पर लेकिन ये एवरग्रीन नहीं रहता है, कुछ टाइम के बाद में ये राइट हट जाता है। पर लेकिन कुछ कंडीशन क्या होती है, ये बोला जाता है कि देखिए जो दवाई बनाई जाती है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। अगर ये डेटा आप इस तरीके से रखेंगे तो एक तरीके से ये तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ओनली, और आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, ओनली पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। तो बोला क्या जाता है कि जो डेटा ये रखा जाता है प्रोटेक्शन में, इसको प्रोटेक्शन में मत रखो। क्यों? क्योंकि आप प्रोटेक्शन में मत रखो, इसको ओपन रखो, जिसकी तहत से आदमी क्या करे, इस डेटा का यूज करके एक जेनरिक दवाई बनाई जा सके। जेनरिक दवाई ये यहाँ पे इसलिए बोली जाती है क्योंकि देखिए एक तो होता है प्रॉपर वे में यूज करके ट्रायल करके तब लेके आना, पर यहाँ पे इन्होंने ना तो ट्रायल करी है ना कोई टाइम दिया है, बस ये डेटा उठाया यहाँ से और अपने कंपोनेंट मिला के उसके सिमिलर कुछ कुछ ऊपर नीचे करके हल्का फुल्का सा दवाई बना दी। तो इसमें इनका कुछ खर्चा ही नहीं आया, तो कुछ खर्चा नहीं आया तो जो बहुत ही कम प्राइस पे ये दवाई रखी जाएगी, बहुत कम प्राइस रहेगा, और इसी को जो हम ये नॉर्मल दवाई होती है इसका जो वर्जन निकाला जाता है इसी को जेनरिक दवाई बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, जेनरिक दवाई बहुत आराम से बन गई। और दूसरा क्या बोला जाता है, दूसरा एक चीज और बोली जाती है, वो क्या है, देखिए इन्होंने ये इतना पैसा खर्च किया, ठीक है, इतना टाइम खर्च किया, और कई सारे जानवरों पे जो पशु पक्षी हैं उन पे इन्होंने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया।
तो फिर से इतना पैसा खर्च करने के लिए वही दवाई बनाना और इतना टाइम खर्च करने के लिए वही दवाई बनाना और इन्हीं एनिमल्स के ऊपर, जानवरों के ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट करना, जिससे कि फिर से वो मारे जाएंगे बहुत सारे। तो ये कौन सी ज्यादा बुद्धि की बात है ये? आप इसको कुछ बुद्धिमत्ता की बात बोलेंगे क्या, कि फिर से टाइम खर्च करो, फिर से उतना ही ज्यादा पैसा खर्च करो और फिर से इतने ज्यादा जानवरों को मारो? तो ये कोई एक अच्छी बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी ये। तो इन सबको साइड में रखते हुए, और वैसे फिर घूम फिर के पर्पज क्या होता है, दवाई बनानी है सोसाइटी के लिए। तो पर्पज क्या होना चाहिए, ये डेटा एक्सक्लूसिवली वाला फंडा है, इसको साइड में रखो यार। क्यों? क्योंकि आप ओनली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से न सोचे, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, एक टाइम जो होता है ना प्रीसियस है, उसको खत्म, उसके खर्च कर रहे हैं, पैसे को खर्च कर रहे हैं और एनिमल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। तो इसको डेटा एक्सक्लूसिवली को साइड, एक्सक्लूसिव जो आपका ये फंडा है, इसको साइड में रखिए और दवाइयां बनानी प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दवाई बने। वैसे ही दवाई अवेलेबल नहीं है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, और आप उसको और इस तरीके के फंडे में ला के रख देते हैं। तो ये तो एक आर्गुमेंट हो गया। ये वाले क्या बोल रहे हैं, ये वाले ये बात बोल रहे हैं कि हम इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इतना ज्यादा टाइम खर्च करते हैं, और अगर हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो हम क्यों करेंगे? कल को अगर हमने ये काम करना ही छोड़ दिया, अगर हम ये वर्क ही नहीं करेंगे, तो जो आप जेनरिक जेनरिक दवाई चिल्ला रहे हैं, तो आप जेनरिक दवाई कहाँ से बनाएंगे? ये जेनरिक दवाई इसी से तो निकल के आती है। हम इतना ज्यादा टाइम और पैसा खर्च कर रहे हैं, और अगर किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो इसको क्यों करेगा? इसको साइड में फेंक देगा ना उठा के, वो इसको साइड में फेंक देगा उठा के। तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को वो उस चीज के बारे में भी सोचना चाहिए। आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। तो अगर कल को रिसर्च और डेवलपमेंट होना बंद हो गया, तो ये दवाई कहाँ से आएंगी आप लोगों के लिए? तो ये बातें इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी है सारी। तो ये पूरा फंडा है जिसके इर्द गिर्द आर्टिकल घूम रहा है। हालांकि आर्ट मैक्सिमम चीजें मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। आप जल्दी जल्दी आर्टिकल को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या बोला गया है यहाँ पे। मतलब आपको, आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये किस दिन बनाया जाता है? इसको हटा दूंगा जब आप पीडीएफ देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है। तो आगे देखिए आर्टिकल किस तरीके से चलता है। ये बोला गया है कि देखिए, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बोलते हैं इसको। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है वहां पे। तो यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से WTO में आप लोग बोल रहे हैं कि आईपी की जो कंडीशन है वो WTO से भी ज्यादा एक्सपेंड हो रही है, तो थैंक्स बोल रहे हैं। RCEP को बोल रहे हैं, ये है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये है, इंडिया भी इसमें मेंबर है। टोटल 16 मेंबर है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रुनेई, कनाडा, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस। तो आप लोग अगर नॉर्मल तरीके से अगर मैप में देखना चाहेंगे, एक मिनट, तो ये वाला आप लोग एरिया बोल सकते हैं। खासकर मैक्सिमम ये वाला एरिया यहाँ पे आ रहा है इसमें निकल के, ठीक है ना। मतलब ये वाला एरिया खासकर, तो इसमें ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एकदम फ्री ट्रेड रखा जाएगा और सारी चीजें एक उसमें रखी जाएगी, जिससे कि यहाँ पे आईपी वाला फंडा ज्यादा ना रहे। तो ये क्या बोले हैं, कई सारी वरी के रीजन आ रहे हैं। देखिए, आईपी जो एग्जिस्टिंग आईपी आ रहे हैं, एक तो उनका स्कोप बढ़ाने की तो बात चली रही है, तो नई और चीजें आई, जो नए राइट्स हैं और एक नए राइट्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से ये डेटा एक्सक्लूसिवली वाली बात हो गई, तो इस तरीके कहीं पे चीजें लिखी नहीं थी, आप इस तरीके की नई चीजें निकाल के लेके आ रहे हो। तो वो सारी चीजें वही है जो मैंने आप लोगों को बताया, क्लिनिकल ट्रायल वाली। तो इस ये नए राइट्स बनाए जा रहे हैं। आप लोग ये बोल रहे हैं, यहाँ पे एक नई चीज लेके आ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो जो नई नई चीजें निकल के आ रही है, उनमें ये बोल रहे हैं, कंपनी का नाम दिया, याद रखने की जरूरत नहीं है, कि ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से बिजनेस करते हैं, अपने उस बिजनेस करने के तरीके को ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मोटरसाइकिल कंपनी के बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से मोटरसाइकिल की जो स्टार्ट हो जाती है और जो एग्जॉस्ट साउंड निकल के आती है, ढक ढक डे फुक फुक, जिस तरीके से करके चलती है, डे डे पे पे करके, तो उसके ऊपर भी ये बोल रहे हैं कि ये हमने प्रॉपर इसको चलाया गया है, ये इंटरेस्टिंग है, तो इसके ऊपर भी हमारा आईपी होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें आ रही हैं। एक तरीके से आईपी बनाया किस लिए जाता है, जो आदमी उनको नहीं समझते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फुल्ली इस तरीके से आईपी बनाया जा सकता है कि उसकी एक बाउंड्री क्रिएट की जा सके। तो ये बाउंड्री तो क्रिएट करना एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन के एक तरीके से अपोज में हो गया ना, जो हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो फोकस करने की कोशिश कर रहा है, जो आरसीपी है जिसके बारे में हमने अभी देखा है, कि किसी न किसी तरीके से वहां पे जो आईपी वाला इशू है उसको साइड में रखा जाए, ठीक है। डेटा एक्सक्लूसिवली वाला जो रेफर किया गया है, तो उसको क्या किया जाए, सबके सामने ओपन रखा जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसका यूज किया जा सके। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये डेटा एक्सक्लूसिवली वाला फंडा आ रहा है, तो ये मार्केट में जो जेनरिक दवाई है उनको रोकेगा, उसको जाने नहीं देगा मार्केट में। और अगर मार्केट में नहीं जाएगा तो पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट होगा, जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचा जाता है कि किस तरीके से पब्लिक का इंटरेस्ट बनाए रखा जा सके। और ड्रग्स, देखिए देखिए, ड्रग्स अगर मार्केट में आ रही है, जितना आप उस पर खर्च कर रहे हैं, यही बातें मैंने बोली है जो आपको बता चुका हूँ, जितना खर्च करके आ रहे हैं और फिर से उस पर खर्च कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं और फिर से एनिमल पे ट्रायल कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। और हमारे यहाँ पे देखिए इंडिया में ये सेक्शन है, इस वाले सेक्शन की बात करें, सेक्शन 3D जो पेटेंट एक्ट का है, तो ये डिसअलाउ करता है, क्या डिसअलाउ करता है, एवरग्रीनिंग का कॉन्सेप्ट। हमने नोवार्टिस वाला कॉन्सेप्ट देखा था, कैंसर की जो दवाई के बारे में बात कर रहे थे, काफी न्यूज में रहा था वो केस उस टाइम पे।
तो ये सेक्शन डी की ही हेल्प से जो एवरग्रीनिंग की बात करते हैं, एवरग्रीनिंग क्या होती है? देखिए आप लोगों ने मान लीजिए ए प्लस बी कोई कंपोनेंट मिला के दवाई बनाई है, ठीक है? इसके बाद में क्या कर लिया, कल को इसका पेटेंट खत्म होने वाला है कुछ टाइम के बाद में, तो आपने क्या किया, ए प्लस बी जो कंपोनेंट था वो तो था ही, प्लस इसमें क्या कर दिया, डॉट और मिला दिया। डॉट मतलब कोई छोटा सा चेंज किया फिर से, बहुत हल्का सा, और फिर क्या करे, इसको बोला कि इसके भी पेटेंट दो, ये हमने नई दवाई बना दी। तो इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग करना, आगे से आगे बढ़ाते जाना बिना की चेंज किए ज्यादा। तो इसको खत्म करते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इशू चलता रहता है। तो इसी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जेनरिक दवाई को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लाने का सीधा सा ये फंडा है कि जो एवरग्रीनिंग है उसको साइड में रखा जाए। वही सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस बढ़ा के रखना चाहते हैं, जिस तरीके से पेटेंट रहेगा तो प्राइस बढ़ा रहेगा। फाइनेंशियल कोर्स इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो ह्यूमन के ऊपर ट्रायल की जाती है। देखिए एथिकल भी इशू आता है, आप जैसे जानवरों को मारते हैं, काइंड ऑफ चीजें करते हैं, फिर से वही चीजें कर रहे हैं एक सेम चीज के लिए, तो उसके बारे में भी सोचने की बात चल रही है। तो देखिए अगर देखा जाए, अगर वेस्ट के हिसाब से इंडिया को देखा जाए, तो इंडिया में डाटा एक्सक्लूसिवली वाला जो फंडा है उसको साइड में रखा जाता है, ठीक है? इसीलिए उस पे, क्योंकि जेनरिक दवा यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बन सके, और डाटा देखिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए डाटा रखा जाता है, जिससे कि ज्यादा ज्यादा पब्लिक में दवाई आ सके। वैसे ही दवाई नहीं मिल पाती है लोगों को, ऊपर से आप लोग इस तरीके की चीजें रख देते हैं। तो जो टेस्ट डेटा एज ए पब्लिक गुड उसको बोला गया है कि पब्लिक का गुड है वो। और यहाँ से क्या बोला है, देखिए ऑटो जो जो ऑटो मोबाइल कंपनी होती है, ठीक है ना, तो उनमें क्या किया जाता है, ऑटोमोटिव कंपनी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं कि ये सेफ्टी वाली है या नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, उसका सेफ्टी टेस्ट चेक करते हैं। तो खर्चा करते हैं बहुत सारा, कई सारी गाड़ी उड़ाई जाती है। तो वो अगर ये ऐसा खर्चा वो ना करे तो फिर दूसरी कोई कंपनी करेगी, तो सब अपना उड़ा उड़ा के देखेंगे उसको गाड़ियों को। तो वो क्या करते हैं, इसको एक्सक्लूसिवली रख देते हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली नहीं, ओपन रख देते हैं सबके लिए कि ये ट्रायल हो चुका है, आप इसके बेस पे फॉलो कर सकते हैं। जबकि ऐसा जैसा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में नहीं है, कंपनी में नहीं है, वो कोई टेस्ट करते हैं तो उसको अपना छुपा के रखना चाहते हैं। तो इससे नहीं करना है, ठीक है ना? उसको जो डेटा को प्रोवाइड कराना है पब्लिक डोमेन में, जिससे कि कोई भी उसका यूज कर सके और उसका फायदा उठाया जा सके। आगे देखिए ये क्या बात कर रहे हैं, आगे ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये ट्राइब्स होता क्या है, तो मतलब इसको देखिए, ये होता है एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसके बारे में होता है ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेड से रिलेटेड है, तो जो ट्रेड से रिलेटेड राइट है उसमें ये डेटा एक्सक्लूसिव वाला ऑप्शन ही नहीं रखा गया है। तो इसको रखने के लिए उसमें तो ट्रिप प्लस, ये ट्राइब प्लस लेके आ गए यहाँ पे, तो मतलब उसको बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, जो ट्राइब है, देखिए यहाँ पे इसके बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे ये अलग से डाला गया है। तो इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन द मेंबर कंट्री ऑफ ऑल डब्ल्यूटीओ वाले, ठीक है, कि किस तरीके से ट्रेड करना है, इससे रिलेटेड जो ट्रेड रिलेटेड जो चीजें हैं। देखिए आईपी के बारे में बोल रहे हैं कि अगर आपको इस तरीके से प्रोटेक्शन रखना है तो कई तरीके से नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ पे 3 रीजन बताए इन्होंने, 3 रीजन किस तरीके से हो सकता है। सबसे अच्छा जो रीजन इसमें लगा है वो लास्ट वाला लगा है मुझे, कि अगर आप ये आईपी वाला फंडा यहाँ पे लेके चलेंगे तो और जो दूसरी इंडस्ट्रीज है जो इसको फॉलो नहीं कर रही है वो भी इसको इंप्लीमेंट करेगी, और ये कहीं ना कहीं बैड डायरेक्शन में सिग्नल देगा, तो आप लोगों को इसको रोकना चाहिए। यूएसए में भी बोला गया था कि जिस तरीके के मेडिकल ट्रायल किए जाते हैं और या बायोलॉजिकल चीजें होती हैं उन पे अगर ट्रायल किए जा रहे हैं तो फिर से ना करके उसको डेटा को रखा जा सके। तो सब जगह इसी तरीके की चीजें बोली जा रही है। और यहाँ पे बोला गया है कि जिस तरीके से आप एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन रखते हैं बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन के चेक के, तो ये भी एक सही चीज नहीं है। तो मतलब तीनों में क्या बोला गया है, तीनों में ये बोला है कि इसको आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत चीज है अगर आप डेटा एक्सक्लूसिव वाला इतने लार्ज स्केल पे करके चलते हैं तो। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ट्राइबल और टाइगर्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। एक साइड में हो गए ट्राइबल, एक साइड में हो गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी। उन्होंने क्या किया है, अभी रिसेंटली एक ऑर्डर दिया है जिसके बोला गया कि शेड्यूल्ड वाले ट्राइबल वाले एरिया होते हैं उनको अलग रखा जाए, किससे, जहाँ पे जो टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी होती है, ट्राइबल कंजर्वेशन वाला एरिया होता है, तो उनको दोनों को अलग अलग रखा जाए, ये बात यहाँ पे बोली गई है। यहाँ इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल दी है मैंने, आर्टिकल में नहीं थी ये। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी स्टेब्लिश कब हुई थी, 2005 में स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है ना। देखिए टाइगर प्रोजेक्ट चला था, आप लोगों को पता है कब चला था, याद आया कुछ, कई बार बोल चुके हैं, वैसे फिर से लिख दीजिए, रिविजन करते रहिए, क्या जा रहा है रिविजन करने में। तो देखिए टाइगर के से रिलेटेड प्रोजेक्ट चलाया गया था, फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी रखी गई, तो उसके बाद में फिर टास्क फोर्स रिकमेंड किया गया, जो कि प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, प्राइम मिनिस्टर से मतलब रिकमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया जाए उसको। तो ये सारी चीजें इसी के अंडर में आती है। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं एक चीज और भी देखने को मिलती है कि इनको सेपरेट किस लिए किया जाता है, एक तरीके से एक्सप्लोइटेशन करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये जो ट्राइबल वाले हैं यहाँ पे रहेंगे, अगर कोई बाहर वाला एक्सप्लोइट करेगा तो इसको रोकेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी है कि इनको साइड में कर दिया जाए, तो एक्सप्लोइटेशन वाला चीजें साइड में हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए डिस्पाइट द हेल्पिंग इन द कंजर्वेशन, ये ट्राइबल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, फिर भी इनको अलग किया जा रहा है वहां से। तो ये बोला जा रहा है कि आप लोग चिपके हुए हैं, क्लिंग बोला है, चिपके हुए हैं, किस तरीके से, ये चिपके हुए हैं जो कॉलोनियल आप लोगों ने जो राइट्स जो कॉलोनियल टाइम पे जो बनाए गए थे रूल एंड रेगुलेशन, उनसे आज तक भी चिपके हुए हैं, ठीक है ना।
तो इससे आपको दूर हटना चाहिए। तो इससे दूर हटो तो एक प्रॉपर वे में किसी चीज को हैंडल करोगे तभी तो समझ में आएगा। आप तो उसी लेवल को फॉलो करते चलते आ रहे हैं जो पुराने टाइम पे जो अंग्रेज किया करते थे। तो कंजर्वेशन आप लोगों को करना है इन सब चीजों का, आपको मतलब है उनका प्रोटेक्शन करना है, पर लेकिन अफेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि वहां पे फॉरेस्ट डिवेलर रह रहे हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और एक कमेटी सेट हुई थी, उसने भी बोला था कि ये मैंडेट है कि उनको भी उसमें रखना है अलोंग विद द ह्यूमन को एग्जिस्टेंस होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बातें बोली गई है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए क्या बोला गया है, इसके अलावा बोला है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट जस्टिस एटलस के हिसाब से हमारे यहाँ पे ह्यूमन और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो लगभग इतने ज्यादा होते हैं पॉपुलेशन के बीच में, ठीक है ना। तो इतने ज्यादा लेवल पे हमारे यहाँ पे चीज हो रही है, तो इनको किस तरीके से टैकल करना चाहिए इसके बारे में भी यहाँ पे मतलब ये देखिए इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अगर बीच में हो रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, वही जाके कि देखिए माइनिंग स्टार्ट कर दी कहीं पे जाके उनको रोका जा रहा है। जिस तरीके से न्यामगिरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उड़ीसा में जो ट्राइबल ग्रुप के बारे में हमने कल क्वेश्चन भी देखा था और डिस्कस किया था, उस ट्राइबल ग्रुप का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज में भी है, इसलिए उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो आदमी थे जो उनको जो गोल्डन वाला प्राइज मिला था उसका प्राइज का नाम भी लिखिए और उन आदमी का भी नाम लिखिए। कल का ही ये डिस्कशन का पोर्शन है, कल ही आज वीडियो में डिस्कस किया था हम लोगों ने ये। तो आगे क्या बोले हैं देखिए, नेसेसरी है कि सब मिलके जो सोसाइटी है और कलेक्टिवली मिलके सब काम करे, जो पीपल है वहाँ पे इंडिजिनियस पीपल जो पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहते हैं उनको डिसएसोसिएट ना किया जाए, उनको साइड में ना हटाया जाए वहां से। और जो FCRA है या इन सब चीजों को अच्छे से स्ट्रेंथन करना चाहिए और पॉलिसी एक ढंग से प्रॉपर इंप्लीमेंट और उस पर अटेंशन देनी चाहिए। तो वही सब चीजें दे रखी है यहाँ पे, मतलब वही है कि सबको मिलकर कलेक्टिवली और प्रॉपर वे में काम करना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। अब सेकंड वीडियो में मिलते हैं, उसमें देखेंगे हम लोगों को क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है और ये सारे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सबका आंसर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, PDF वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। और क्वेश्चन आपको फेसबुक पे भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को उनके भी आंसर देने की कोशिश कीजिए और टेलीग्राम पे भी पोस्ट किए जाएंगे आज से वो क्वेश्चन वगैरह। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के पास में अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज होनी चाहिए बस, ठीक है ना। ये टारगेट है मेरा, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है आप लोगों का, दूसरे एक दूसरे की हेल्प कीजिए जितना कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।